हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। देखिए मित्रों, आज की जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं वह टॉपिक है संविधान का पहला भाग। जी हाँ, संविधान का पहला भाग। इस भाग से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भाग भी अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल है। इस चीज़ को समझने का भी प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए, रटने से ज़्यादा चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा और मेरा फोकस उसी पर रहता है। तो आइए हम संविधान के पहले भाग पर चर्चा करते हैं। देखिए मित्र, संविधान का पहला भाग, अगर हम संविधान के पहले भाग की बात करें तो संविधान का पहला भाग कौन सा है? संविधान का जो पहला भाग है वह है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। जी हाँ, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। अब ये कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक है। अब पहले संविधान के भाग को हम कैसे पढ़ेंगे उसकी एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, संविधान का पहले भाग को यानी कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को पहला जो मेरा फोकस होगा वह ये होगा कि इस भाग में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उस पर चर्चा करना। और इसमें चारों महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 1 से 4 तक, हम इस पर चर्चा करेंगे। क्लियर? और फिर उसके बाद एक एक के लेकर चलेंगे। और दूसरा हमारा जो रहेगा वह होगा राज्य। जी हाँ, भारत के राज्य व भारत के क्षेत्रीय परिषद पर चर्चा होगा। तो भारत के राज्य व क्षेत्रीय परिषद पर चर्चा होगा, ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगा। अब हम आते हैं, देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण 1 से 4 है इनमें हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो पहले अनुच्छेद के ही बारे में पढ़ेंगे। जैसे अनुच्छेद नंबर 1 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 1 में क्या कहा गया है? भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ होगा। अब इसका क्या मतलब है? इस अनुच्छेद का क्या मतलब है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। दूसरा जो अनुच्छेद है इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का अर्जन किया जाना या अर्जित किया जाना, हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक। जो संवैधानिक बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर चूंकि संविधान का संबंध भारतीय इतिहास से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी चर्चा होगी और संविधान से जुड़े हुए भी चर्चा होगी। लेकिन हमारी टॉपिक क्या है? संविधान का पहला भाग है, तो इसलिए पहला फोकस मेरा संविधान के भाग पर ही होगा। क्लियर? तो नए राज्यों का प्रवेश या नए अर्जित राज्य किया जाना, नए अर्जित राज्यों का किया जाना, ठीक है मित्र, ये देखेंगे। इसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है
ये क्या है? तीसरा जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वह ये है, नए राज्यों के नाम या तो नाम, सीमा व निर्माण। नए राज्यों का नाम, सीमा व निर्माण के संदर्भ में चर्चा होती है। हम तीसरा अनुच्छेद ये पढ़ेंगे, नए राज्यों के नाम, सीमा व निर्माण के संदर्भ में पढ़ेंगे। अगला जो चौथा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इसमें यह कहा गया है कि इन अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद के तहत, इसके तहत, इस अनुच्छेद के तहत क्या होगा? इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 2, 3 और अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन, 1 और 4 में परिवर्तन या बदलाव के लिए संविधान संशोधन, बदलाव के लिए संविधान संशोधन इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर मित्र? संशोधन, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट वो 4 अनुच्छेद हैं संविधान के पहले भाग में, जिसको मुझे डिटेल से पढ़ना है, विस्तृत रूप से पढ़ना है और इस चीज़ को समझना भी है। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करेंगे पहले का मतलब हम अब ये स्टार्ट करेंगे कि भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसका क्या मतलब होता है, इसको जानेंगे। फिर दूसरे पार्ट को जानेंगे, फिर तीसरे पार्ट को जानेंगे, फिर चौथे पार्ट को समझेंगे। क्लियर? तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इस चीज़ को नोट भी कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम इस चीज़ पर चर्चा करते हैं। क्लियर? तो संविधान के पहले भाग में मुझे इतना पढ़ना है। आइए अब हम पहले अनुच्छेद को समझते हैं। देखिए मित्र, पहला अनुच्छेद क्या है? भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं, भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। भारत या इंडिया राज्यों के संघ के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला मतलब ये कि जो भारत का राज्य है, भारत यानी कि संघ से कोई राज्य अलग नहीं है, कोई राज्य अलग नहीं है। इसका मतलब संघ राज्यों से मिलकर बना है, या आप यह कह सकते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। वैसे तो आप देखेंगे कि भारत के संरचना, भारतीय संविधान की संरचना में भारत का स्वरूप संघात्मक है, लेकिन प्रारूप समिति में संघात्मक को संघात्मक न कहकर भारत को संघ कहा गया है। जी हाँ, भारत को संघ कहा गया है। ये सारे टेक्निकल शब्द हैं जिसको आपको क्या है, समझना है। प्रारूप समिति में भारत को संघ कहा है, जबकि संविधान की संरचना में भारत का संविधान संघनात्मक विशेषताओं को प्रकट करता है।
अब इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में भारत या इंडिया राज्यों का संघ है, इसका क्या मतलब है। इस चीज़ को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं और ये चीज़ आप नोट कर लिए होंगे। जैसे आप समझते हैं, अगर इस चीज़ को समझने का आप प्रयास करिए, अब इसी को पूरा एक ओवरऑल में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आप एक चीज़ देखें, भारत राज्यों का संघ है, तो एक चीज़ ये देखिए, जो भारत या इंडिया राज्यों का संघ है, तो इसका अर्थ हम एकात्मक व्यवस्था से भी लगा सकते हैं। एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था का मतलब ये होता है जब सत्ता का केंद्रीकरण, जब सत्ता का केंद्रीकरण केंद्र के हाथों में हो, न कि राज्य केंद्र के हाथों में हो, न कि राज्य। तो इस प्रकार की व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप भारतीय संविधान में एग्जाम्पल में कई देखेंगे, जैसे अगर हम कहें राज्यपाल, राज्यपाल केंद्र का एजेंट माना जाता है, कुछ लोगों का कहना है केंद्र का एजेंट यानी केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी तरफ आपात की व्यवस्था में अगर देखेंगे तो केंद्र की शक्ति क्या हो जाती है, राज्य की अपेक्षा मजबूत हो जाती है। इसके अलावा जब किसी विधायी या कानून या प्रशासनिक को लेकर अगर केंद्र व राज्य में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसमें हमेशा पलड़ा किसका भारी रहता है, केंद्र। इसका एग्जाम्पल आप भाग 11 में देख सकते हैं, भाग 11, और आपात की स्थिति आप देख सकते हैं भाग 18 में। ठीक है, भाग 18 में ये लक्षण दिखाई देता है। तो इतनी विशेषताएं जो आपको दिखाई देती है, इससे तो आप समझ गए होंगे कि भारत या इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि राज्य को उतनी ज़्यादा स्वायत्तता नहीं दी गई है जो संघ का क्या कर सके, विरोध कर सके। क्लियर। हालांकि विषयों का बंटवारा है, लेकिन शक्ति किसको ज़्यादा पावर दी गई है, सेंट्रल को दी गई है। राज्यों को आप बदल सकते हैं, सीमा में उसके बदलाव ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन संघ में नहीं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इतने एग्जाम्पल के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संविधान के पहले भाग का पहला अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर मित्र। अब आते हैं हम दूसरे अनुच्छेद को समझते हैं, दूसरे अनुच्छेद को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर में दूसरे अनुच्छेद का क्या भाव है। तो आप पहला अनुच्छेद तो देख लिए, अब संविधान के पहले भाग का दूसरा अनुच्छेद समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा अनुच्छेद क्या है। अगर आप दूसरे अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे तो दूसरा अनुच्छेद क्या है। दूसरा अनुच्छेद ये है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। अब इसके संदर्भ में देखिए दूसरा अनुच्छेद क्या आता है, नए राज्यों का प्रवेश होना चाहिए। तो इसके संदर्भ में आपको 3 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एक में आपको बेरूबारी का वाद है, तो बेरूबारी का वाद, और ये राज्य भी है। और दूसरा सिक्किम, और तीसरा आपको मैं बता दूं, तीसरा अभी हाल में 100वां संविधान संशोधन, हाल क्या 2015 की बात है, 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा से ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी की सरकार जब थी, जब पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, तो उस समय 1971 के आसपास की घटनाएं, जहां पर इंदिरा गांधी भी इस रूल का क्या किया था, फॉलो किया था। तो ये 4 कंडीशन है जिसके माध्यम से नए राज्यों का प्रवेश आप समझ सकते हैं।
देखिए ये एग्जाम्पल आपको दिखाई देते हैं। अब ये क्या है पहले ये समझ लेते हैं। बेरोजगारी के बाद में भारत, अच्छा ये जो सारे चीज़ें हैं, जब नए राज्यों के प्रवेश की बात आती है या लेने की बात आती है या देने की बात आती है, तो इस प्रकार के संदर्भ में जो संविधान संशोधन होगा, इस प्रकार के संदर्भ में संविधान संशोधन होगा। संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन बोले तो यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 368 का उपयोग किया जाएगा। 368 का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा, यानी कि अनुच्छेद नंबर 2 में बदलाव करने के लिए और नए राज्यों के प्रवेश करने के लिए पहले जो मुझे रूल लाना होता है वो कौन लाना होता है? अनुच्छेद नंबर 368 का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार की कंडीशन में नए राज्यों के प्रवेश या अर्जित करने के संदर्भ में हम साधारण संविधान संशोधन के माध्यम से ये चीज़ें नहीं करते हैं। हम पहले किसको लाते हैं? इस चीज़ को लाते हैं, अनुच्छेद नंबर 368। बेरोजगारीवाद जो था ये 1960 का एग्जाम्पल है। इसमें भारतीय संविधान संशोधन के माध्यम से जो बेरोजगारी राज्य है उसको पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है, और 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 1974 में राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है, और 100वें संविधान संशोधन के तहत 2015 में पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी की सरकार में पूर्वोत्तर के कुछ राज्य जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये कुछ ऐसे राज्य थे जो इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ भाग बांग्लादेश को दिए जाते हैं, लगभग 10,000 किमी के आसपास, और 6,000 किमी के आसपास बांग्लादेश का कुछ भूभाग भारत में शामिल कर लिया जाता है। वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 2 के तहत। तो इस तरीके से नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की अर्जन करने की बात की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरा अनुच्छेद भी समझ में आएगा। तो इससे क्या हो सकता है? इससे किसी भी देश, यानी किसी मतलब भारत देश का सीमा विस्तार में बढ़ोतरी भी किया जा सकता है और सीमा विस्तार में घटोतरी भी किया जा सकता है नए राज्यों के संदर्भ में। लेकिन ये भारत के आंतरिक मामलों के राज्यों में लागू नहीं होगा। क्लियर? हाँ, जब आंतरिक राज्यों का मामला किसी बाह्य देशों से रिलेटेड है, ऐसे कंडीशन में ये अनुच्छेद नंबर 2 का प्रयोग किया जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब देखते हैं मित्र, जो अगला यानी कि तीसरा अनुच्छेद, ये तो दूसरा अनुच्छेद है, तीसरा अनुच्छेद वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जरा समझते हैं तीसरा अनुच्छेद। अगर हम तीसरे अनुच्छेद की बात करें, तीसरा अनुच्छेद जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तीसरे अनुच्छेद में किसकी बात की गई है? इसमें बात की गई है वास्तव में नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के निर्माण एवं सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने की बात की गई है। इसी अनुच्छेद के माध्यम से देश के आज़ादी के बाद ढेर सारे राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, जो मैं इस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले कुछ मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करूंगा। तो अनुच्छेद नंबर 3 में क्या है? राज्यों के निर्माण की बात कही गई है, राज्यों के नाम में बदलाव व इसके सीमा में बदलाव करने की बात की गई है। ये 3 शब्द आप याद करिएगा। जब राज्यों के निर्माण, नाम एवं सीमा में बदलाव करने की बात आती है तो अनुच्छेद नंबर 3 का उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 3 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया जा सकता है, या किसी राज्य का किसी अन्य राज्य के कुछ भाग को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, या राज्यों के क्षेत्रों के कुछ भाग आपस में मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। राज्यों के मिलाकर एक राज्य के दूसरे राज्य के कुछ भाग का निर्माण कर या एक ही राज्य के कई क्षेत्र आपस में मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरीके के
लिए जो अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा वह अनुच्छेद नंबर 3 होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इस अनुच्छेद का उपयोग करने के लिए या इसको समझने के लिए आपको कई बातों को ध्यान में लाना होगा। पहली चीज़ आपको इसमें ये बातें लाना होगा कि इस अनुच्छेद के माध्यम से, जी हाँ, इस अनुच्छेद के माध्यम से, इस अनुच्छेद के माध्यम से लगभग कितने राज्यों का गठन या पुनर्गठन किया गया है, ये आपको समझना होगा। कितने राज्यों का गठन किया गया है, और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जिस पर अभी मुझे चर्चा करना है। अब गठन किया गया है और इसके लिए किस प्रकार का संविधान संशोधन और अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है। तो ये दो शब्द आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो ये बातें अनुच्छेद नंबर 4 में कही गई है। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 3 के प्रयोग करने के लिए साधारण संविधान संशोधन की बात कही गई है। साधारण संविधान संशोधन की बात कही गई है। ये बातें आपको जानना है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार के संविधान संशोधन राज्यों के संदर्भ में लाया जाएगा तो कुछ बातों का और ध्यान देना है। जैसे पहला, इस प्रकार के संविधान संशोधन के लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, पहला। दूसरा, राष्ट्रपति के स्वीकृति देने से पहले राष्ट्रपति स्वीकृति देने से पहले उस राज्य से संपर्क करेगी, उस राज्य के विधानमंडल से संपर्क करेगी। संपर्क का मतलब ये जानने का प्रयास करेगी कि इसमें आपकी इच्छा है कि नहीं है कि आपके राज्यों में से ही एक नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, या आपके राज्य का कुछ भाग लेकर दूसरे राज्य में मिलाया जा रहा है, या आपके संपूर्ण राज्य को दूसरे संपूर्ण राज्य से मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे संदर्भ में राष्ट्रपति उस राज्यों के विधानमंडल से क्या करेगी? संपर्क करेगी, उनकी राय जानने का प्रयास करेगी। ठीक है, संपर्क करेगी। लेकिन यदि विधानमंडल मना करे तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति, आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रपति इसको कहाँ ले जाएगा? इसके बाद राष्ट्रपति इसको संसद में प्रस्तुत कर देगा। कहाँ प्रस्तुत कर देगा मित्र? संसद में प्रस्तुत कर देगा। और इस तरीके से एक नए राज्य का क्या हो जाता है?
गठन हो जाता है। क्लियर? तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक राज्य अनुच्छेद नंबर 3 में राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि अब तक साधारण संविधान संशोधन या अनुच्छेद नंबर 3 का उपयोग करते हुए कितने राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, अब यहाँ पर इतनी चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने नोट कर लिया होगा और आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। अब अगला देख लेते हैं यहाँ पर कि अनुच्छेद नंबर 3 के माध्यम से किन किन राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस चीज़ को समझने के लिए हम एक डेट निर्धारित करते हैं 1956 के पहले या 1956 के बाद। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 1956 के पहले और 1956 के बाद राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में देखिए मित्र, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर इसके पहले एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। राज्यों के गठन के संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको समझना होगा। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में समझना होगा। उसके बाद फिर हम 1956 के पहले की ये घटना भी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं। देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको कुछ बातें को ध्यान में रखना होगा। जैसे पहली चीज़, राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में ये बातें हो रही थी कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और इसका नाम था धर आयोग कमेटी, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश थे। धर आयोग कमेटी, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया और इन्होंने रिपोर्ट ये दिया कि जो राज्य का गठन होगा, राज्य का गठन वह किसके आधार पर होगा। राज्य का गठन जो होगा वह भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पे होगा, भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर होगा 1947 में। और इस पर एक बहुत जन आंदोलन होना प्रारंभ हो गया। अब इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी की और गठन होती है। विचार करने के लिए JBP कमेटी की गठन होती है और JPB कमेटी गठन ने धर आयोग के द्वारा दिए गए रिपोर्ट को क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है और ये भी कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना अव्यवहारिक है। जब इन्होंने कह दिया कि अव्यवहारिक, जे मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, भी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पटाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 3 सदस्यीय कमेटी थी जिन्होंने ये साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना अव्यवहारिक है। यानी कि धर आयोग के द्वारा दिए गए
रिपोर्ट में की बातों को इन्होंने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन वहीं पर होता क्या है कि इनके परिणाम स्वरूप एक सामाजिक सेवक थे जिनका नाम था रामुल्लू। जी हाँ, रामुल्लू नामक एक व्यक्ति थे जिनके 56 दिन के अनशन पर 56 दिन अनशन रहने पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और आंदोलन का स्वरूप और तीव्र हो जाता है। आंदोलन का स्वरूप और तीव्र हो जाता है। ऐसे स्थिति में एक कमेटी और गठित होती है, 3 सदस्यीय कमेटी। 3 सदस्यीय एक कमेटी गठित होती है और ये 3 सदस्यीय कमेटी की जो अध्यक्षता करने वाले थे उनका नाम था फजल अली। और इनके 2 अन्य सदस्य भी थे। वह अन्य 2 सदस्य, एक का नाम था के.एम. पडिक्कर और दूसरे का नाम था कुंजरू। के.एम. पडिक्कर और कुंजरू। फजल अली की अध्यक्षता में ये 2 सदस्य थे और इन्होंने अपने रिपोर्ट में ये स्वीकार कर लिया कि राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पे होगा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ऐसी बातें कुछ कही और 1953 में, जी हाँ 1953 में भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और वो भाषा कौन थी? तो तेलुगु। और ये किससे अलग होकर बना था 1953 में? तो ये मद्रास राज्य से अलग होकर बना था, यानी कि तमिलनाडु से अलग होकर भाषा के आधार पर बनने वाला 1953 में पहला राज्य कौन बना? पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। क्लियर मित्र? इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसको आपको ये समझना होगा। एक चीज़ इन्हीं में एक चीज़ और बोला गया, फजल अली यानी कि इस रिपोर्ट के माध्यम में एक चीज़ें और क्या बोले इन्होंने, ये 3 सदस्य, इन्होंने एक चीज़ ये और बोला। क्या बोला? इस चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं। इन्होंने एक चीज़ ये कहा कि जो राज्यों की संख्या होगी, इन्होंने राज्यों की संख्या 16 बताई और केंद्र शासित जो राज्य की इन्होंने संख्या बताई थी, उन्होंने बताए थे 3। लेकिन भारत सरकार ने इसमें परिवर्तन करके राज्यों की संख्या को 14 और केंद्र शासित राज्यों की संख्या को 6 बताया। केंद्र शासित राज्यों की संख्या को कितना बताया? 6 बताया। क्लियर? अब यहीं से हमारा कहानी प्रारंभ होता है कि 1956 के पहले जब फजल अली की रिपोर्ट आ जाती है, तब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या देखेंगे? आप एक चीज़ यही देखेंगे कि 1956 के पहले यहाँ पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और इन 14 राज्यों में आप कमेंट करके बताइएगा कि वो 14 राज्य कौन कौन से थे और वो 6 केंद्र शासित राज्य कौन कौन से थे। कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? अगर आप नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ को बता देंगे। 6 केंद्र शासित। अब देखिए होता क्या है, एक चीज़ जो जान लीजिए कि जो इस समय केंद्र शासित राज्य है उनमें से केवल 3 ही केंद्र शासित राज्य वर्तमान में हैं,
बाकी 3 राज्य ऐसे थे कि वर्तमान में वो केंद्र शासित राज्य नहीं है। जो 3 है वही याद करना है, जो 3 है वही याद करना है आपको, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, वो आपको कमेंट करके बताना है। और 14 राज्य ये। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आगे चलकर इस 14 राज्य में कई राज्य जुड़े, और वो कितने राज्य जुड़े? 15 राज्य। 15 राज्य जुड़े, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे 2014 में एक राज्य जोड़ा गया जिसका नाम था तेलंगाना। 29 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 29 राज्य हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस 14 राज्य में वो 15 राज्य जुड़ते कौन कौन हैं? वो 15 राज्य जुड़ते कौन कौन हैं? तो इस चीज़ के जानने के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि वह 15 राज्य कौन कौन से हैं। क्लियर? चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। जाइएगा मत, ये पूरी कहानी को समाप्त करिएगा, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एक ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।